हेलो बच्चों, करियर प्लानट चैनल पे आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में भौतिक विज्ञान इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युति का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। होप आपको पहला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था विद्युत आवेश और विद्युत आवेश के गुणों का अध्ययन हमने किया था। ठीक है, तो सारे गुण हमने अच्छे से पढ़ लिए थे। आवेश का इंट्रोडक्शन, आवेश की जो हमने बताया था कि आवेश क्या होता है, कैसे आवेश के गुण होते हैं, आवेश का मान किस वजह से आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी थी कि आवेश का मान इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता की वजह से आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्लियर है तो पक्का सबको कि आवेश किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता की वजह से। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट गुण मैं आपको आज सेकेंड क्लास में दोबारा से डिस्कस करूंगा, दोबारा से बता रहा हूं, वो है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणा में होता है। इसको कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण गुण। ठीक है, तो ये हमने सारे गुण पढ़ लिए थे और आवेश के क्वांटीकरण का गुण हमने पढ़ा और उसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल हमें आज करने हैं। तो हम स्टार्ट कर देते हैं न्यूमेरिकल आवेश के क्वांटीकरण पे। फिजिक्स क्लास 12 का पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ क्लास 12 फिजिक्स, वो है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। आवेश प्लस माइनस का होता है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे पहला न्यूमेरिकल हम शुरू करते हैं। देखो, एक चालक से कितने इलेक्ट्रॉन हटाएं कि इस पर 3.5 नैनो कूलम, N दे दिया मतलब नैनो कूलम का धनात्मक आवेश आ जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो धनात्मक आवेश ही आएगा, आपको पता है। तो आवेश यहाँ पर धनात्मक है, आवेश का मान दे दिया 3.5 नैनो कूलम। ठीक है, धनात्मक आवेश है और N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाने चाहिए, मतलब आपको N का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। N का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला होता है Q/E। N निकालना है तो Q/E से निकलेगा और Q आवेश यहाँ पर आपको दे दिया 3.5 नैनो। तो नैनो में कितने 10 टू पावर क्या लिखेंगे, पावर 10 की नैनो में। तो नैनो में आपको पता होना चाहिए पावर आएगी -9। ठीक है, मिली से शुरुआत होती है, मिली मतलब -3, माइक्रो मतलब -6, नैनो मतलब -9 और पीको मतलब -12। तो -3 के गुणा में चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो नैनो मतलब -9। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो ये E का भाग लगाएंगे तो हम N का मान निकाल सकते हैं। N की वैल्यू हमें चाहिए, तो N इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ। ये -9 है, -19 से कट होगा तो -10 बचेगा। ठीक है, और ये 3.5 डिवाइड बाय 1.6 है, 3.5 है डिवाइड बाय 1.6 है, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा मान आपको मिलेगा यहाँ पर। 3.5 डिवाइड बाय 1.6 वैल्यू मिल जाती है 2.18 इंटू 10⁻10। ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, इस संख्या को देखकर क्या आपको कोई डाउट लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि इसमें ये जो संख्या है इसमें दशमलव कहाँ से आ गया? सर आपने तो कहा था इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो पूर्णांक में होती है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें बेटा तो ये भी पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है? पॉइंट आ गया सर, आप कह रहे हो पूर्णांक है, पॉइंट आने के बाद भी आप कह रहे हो सर पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखो, ये क्या है, 10⁻10 है। जब आगे हमारे पास 10⁻10 मतलब 10 की जो अगर 0 हमारे पास अवेलेबल है तो उस दशमलव का क्या ही अस्तित्व रह जाएगा। इस 0 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। n बराबर, अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करें तो आप लिख सकते हो 218, 2 0 मल्टीप्लाई कर लो इंटू 10⁻8। ठीक है, अब कहाँ है दशमलव? नहीं है, तो 218 10⁻8 हो गया। तो 10⁻8 मतलब करोड़ मान लें, सपोज करें कि करोड़ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 218 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर उपस्थित होंगे। ठीक है, तो दशमलव का अस्तित्व नहीं रहेगा जब 10⁻10 के 0 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपको बोला है कि किसी चालक से कितने इलेक्ट्रॉन हटाएं कि उस पर आवेश आ जाए 3.5 नैनो कूलम का। तो ये आ गया 218 × 10⁻8। आप वो भी लिख सकते हो 2.18 × 10⁻10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन यहीं पर आपको मैं होमवर्क डाल देता हूँ, यहीं पर एक क्वेश्चन और सिमिलर है, सेम क्वेश्चन रहेगा कि एक चालक से कितने इलेक्ट्रॉन हटाएं कि उस पर 1 कूलम का धनात्मक आवेश आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है
कितने इलेक्ट्रॉन, सेम क्वेश्चन है, आप वहां से देख सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन हटाएं कि आवेश कितना हो जाए, कि आवेश वस्तु पर 1 कूलम हो जाए। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाएं कि आवेश 1 कूलम हो जाए। तो यहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, ये आप निकाल सकते हो। मैं इसका आंसर जरूर लिख देता हूं, आप चेक कर लेना। 6.25 इंटू 10 की घात 18, ये इसका आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, 1 कूलम आवेश पर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे और 3.5 नैनो कूलम आवेश पर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने लिखा, तो ये आप कर सकते हो आराम से। बस 3.5 की जगह 3.5 नैनो की जगह 1 रखना है। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से शुरू किया हमने। अगला क्वेश्चन आते हैं, एक उदासीन गोले पर 5 इंटू 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। यदि 10% इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाएं तो गोले पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, उदासीन गोला है, पहली बात तो बोला उदासीन, फिर आपको बोल दिया कि इतने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि उदासीन गोला है, इसका मतलब उसमें इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन भी तो होंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 इंटू 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इंटू 10 की घात 21 प्रोटॉन भी होंगे, इसलिए वस्तु कैसी है, उदासीन है। ठीक है, अब जैसे वस्तु है, मैं आपको बताया था वस्तु, जैसे ये वस्तु है, इस पे 5 इंटू 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इंटू 10 की घात 21 ही प्रोटॉन होंगे, इसलिए वस्तु पर आवेश क्या है, 0, क्योंकि वस्तु कैसी है, उदासीन है। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर है। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो होता है -e और प्रोटॉन का आवेश होता है +e। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -e, प्रोटॉन का आवेश होगा +e, इसलिए कुल आवेश क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें से 10% इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाए वो नंबर हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 10% किसका, 5 इंटू 10 की घात 21 का, 5 इंटू 10 की घात 21 का 10% हटाया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 इंटू 10 की घात 21 का 10% क्या होगा, वो होगी हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, 10% 10/100 कर लिया, प्रतिशत का साइन हटेगा, 100 डिवाइड कर दोगे तो 1 0 कट गया, 1 0 यहाँ से कटेगा तो 21 की जगह 20 रह जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाए, इसका मतलब 5 इंटू 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन हटा दिए गए। 10% का मतलब आप समझ लें ध्यान से, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए, इतने तो थे ना, 5 इंटू 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 इंटू 10 की घात 21 का 10% कितना होगा, तो 10% हमने निकाल दिया, वो हो गया 5 इंटू 10 की घात 20, इतने इलेक्ट्रॉन हटा दिए गए। ठीक है, अब जब इतने इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाएंगे तो अब वस्तु पर आएगा धन आवेश। इसके इलेक्ट्रॉन 10% यहाँ से निकाल दिए गए, इसलिए इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश। और उस आवेश की गणना हमें करनी हो तो हम कर सकते हैं, Q बराबर +Ne, Q बराबर +Ne। तो n का मान हमने निकाल लिया, 10% निकालना था, निकाल दिया है। ठीक है, तो Q बराबर ये वैल्यू आ गई 5 इंटू 10, संख्या है 5 इंटू 10 की घात 20, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो आपको पता है 1.6 इंटू 10 की घात -19। ठीक है, तो कितना आवेश आ जाएगा, 5 इंटू 1.6, और ये 0 1 मिलेगा आपको, 19 है, ये 20 है, 1 0 मिलेगा। ठीक है, 1 0 मिल जाएगा, 10 की घात 1 मिल जाएगा, 19 से 20 कटेगा तो 1 मिलेगा। वो 1 0 अगर 1.6 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, और 16 इंटू 5 80 होता है, तो वस्तु पर आवेश आ गया 80 कूलम का। 10% इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो इस पे आवेश आएगा 80 कूलम का। ठीक है, इस तरह से ये Q बराबर Ne का एक न्यूमेरिकल और हमने सॉल्व किया। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें बच्चों? चलें आगे, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या किसी वस्तु पर निम्न आवेश हो सकता है? ठीक है, क्या किसी वस्तु पर निम्न आवेश, जो लिखे हैं आवेश के मान, हो सकता है या नहीं हो सकता,
केवल ये आपको बताना है। और ये किस आधार पर बताना है? ये आपको बताना है आवेश के क्वांटीकरण वाले गुण पर। आवेश का जो क्वांटीकरण होता है, हमें पता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणा में होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन या 200, 1000, 2500 कुछ भी हो सकता है, संख्या होनी चाहिए पूर्णांक में। तो इनमें से जिसमें संख्या पूर्णांक में नहीं होगी, ठीक है, जिसमें संख्या दशमलव में होगी, वो आवेश संभव नहीं है। तो आपसे पूछा है इनमें से कौन सा आवेश संभव है, तो जिसमें पूर्णांक होगा, जिसमें दशमलव मान नहीं होगा, जिसमें भिन्नात्मक मान नहीं होगा, वो आवेश संभव है। चलो चेक करते हैं। पहला आवेश दे दिया ए में आपको बोला है आवेश का मान है 0.32 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। अब यह आवेश का मान दे दिया। अब मैं इसमें कैसे पता करूंगा कि संभव है नहीं संभव है? तो मुझे करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कि ये कितने इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश आ सकता है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन के कारण आ सकता है, तो उसका मतलब मुझे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर पृथक करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 0.32 है, तो 0.32 को मैं 3.2 लिखूँ ईजिली, ताकि मैं 1.6 का दोगुना कर सकूँ। देखो ध्यान से क्या करूँगा, 0.32 था, ये लिखा था, मैंने 10 से गुणा किया और 10 से भाग लगा दिया। जो मैंने गुणा किया तो वो तो यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3.2, और जो मैंने भाग लगाया वो 0 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻19, ठीक है। अब इसको मैं और ब्रेक करूं और तोड़ूं और मुझे इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान में लिखना है, तो 3.2 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 1.6, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो कूलाम होता है, इसको मैं लिख सकता हूं E, तो ये आ गया Q बराबर 2E, ठीक है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर कितना है, n का मान, n की बात करें तो 2, और ये मैंने इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया E, कोई दिक्कत, ठीक है, इसकी जगह मैंने लिख दिया E। तो ये जो आवेश आया ये 2 इलेक्ट्रॉन के कारण संभव है। थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या किया। मेरे को ये आवेश दिया था, मुझे एक यहाँ पे 19 चाहिए था और यहाँ पर 1.6 चाहिए था, तो 1.6 और 19 में दोनों ले आया, दोनों लाकर मैंने यहाँ पे लिख दिया E, और गुणा में जो होगा वो यहाँ पे पूर्णांक होना चाहिए बस। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब पूर्णांक है, तो ये आवेश संभव है, ठीक है। तो क्या किसी वस्तु पर निम्न आवेश संभव हो सकता है? तो ए के लिए तो कहोगे आप यस, ए संभव हो सकता है, ठीक है। अब मैं बात करूं बी की, दूसरे आवेश पे ध्यान से देखो। बी की बात करें तो बी का जो आवेश दिया था वो है 0.64 इंटू 10⁻⁻20। अब भाई 0.64 है भाई, तो 0.64 को 6.4 में बदल दूंगा, और 6.4 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 4 इंटू 1.6, ठीक है। तो इस तरह मुझे सोचना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वही 10 से गुणा किया और 10 से भाग लगा दिया। 10 से गुणा भाग क्यों किया? ताकि गुणा करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 6.4, और भाग वाला एक 0 ऊपर आ जाता है, तो ये हो गया -21, ठीक है। 6.4 को मैं तोड़ के लिख सकता हूं क्या, 6.4 को मैं लिखूंगा 4 इंटू 1.6, ठीक है। क्या 64, 6.4 क्या 16 चौक 64 होता है, 64 मतलब 4 इंटू 1.6, क्लियर है। तो अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है -21, तो कुछ नहीं, मुझे तो -19 से मतलब है, तो -21 को मैं यहाँ पे 10⁻⁻19 और 10⁻⁻2 लिख दूंगा। 19 और 2 21 होता है, तो यहाँ पर 21 को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, 19 और 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो इसको मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, इसका मतलब ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, राइट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, तो आगे जो संख्या है वो क्या बचेगी, 4 इंटू 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या E के आगे जो नंबर आया, क्या ये पूर्णांक है? इसको और देखें ध्यान से, तो Q का मान 10⁻⁻2 नीचे ले जाओगे 100 हो जाएगा, तो 0.04 हो जाएगा E। Q का मान क्या है, 0.04 E, और N का मान क्या आया, 0.04। ये बताओ संभव है या नहीं संभव? क्या ये आवेश वस्तु पर हो सकता है? तो आप कहोगे ये आवेश नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दर्शाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, हमने गणना करके देखी, तो हमें पता लगा कि 0.04 इलेक्ट्रॉन, जो असंभव है।
मिनिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, एक, उसके पूर्ण गुणा में चलेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से भी नीचे पहुंच गया, जो असंभव है। ठीक है, वैसे भी आपको दिख रहा था यहाँ पर 10 की घात -20 है। तो जब भी माइनस में 19 से भी -20, -19 -20 से बड़ा होता है। ठीक है, और -19 आप कह रहे हो न्यूनतम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का। जो न्यूनतम आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, वो किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश होता है जिसका मान होगा 10 की घात -19। अब यहाँ पर आपको दिख गया 20 है, 21 है, तो 10 की घात -19 तो बड़ा होता है, और 10 की घात -20 लिखा हुआ था तो छोटा होता है, और उससे भी कम आवेश। हम कह रहे हैं कम से कम आवेश क्या है, 1.6 × 10 की घात -19। अगर -19 से घात और बड़ी मिल जाए, -20 -21, तो असंभव हुआ। ठीक है, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से भी कम हो गया मान। जैसे एग्जाम्पल आप तीसरा फिर देख लो। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं। सी में आपको बोला था Q बराबर 4.8 × 10 की घात -21। तो मैं क्या करूं इसको, 4.8 को मैं क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 3 × 1.6। 4.8 मतलब क्या होगा, 3 × 1.6। ठीक है, इंटू 10 की घात -21 को मैं क्या लिखूंगा, -19 और -2। यहां पर आ गया E, तो Q का मान आ जाएगा 3 × 10 की घात -2 E, और 3 × 10 की घात -2 का मतलब हो गया 0.03 E। वापिस आपको दिख रहा है नंबर, इसमें क्या मिला, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या मिली वो 0.03 है। फिर से क्या कहोगे, असंभव। ये भी आवेश वस्तु पर संभव नहीं हो सकता। ठीक है, तो A संभव हो सकता है, B संभव नहीं हो सकता, C भी संभव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से ये आवेश के क्वांटीकरण वाला जो पहला सूत्र था, उस पे इस तरह के आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है, कर सकते हैं यहाँ तक। तो चलें आगे। तो आवेश के गुण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण के सवाल हमने कर लिए हैं। अब आ जाते हैं हम आगे। अगला जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, वो है आवेशन करने की विधियाँ। आवेशन करने की विधियाँ। ठीक है, तो आवेशन करने की विधियाँ मतलब आवेश कैसे किया जाता है, किसी भी वस्तु को आवेश कैसे कर सकते हो, आवेशित कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ हैं। सबसे पहली विधि है घर्षण। सबसे पहली विधि जो दी है इसमें आपको, वो है घर्षण। घर्षण मतलब फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन से वस्तुएं आवेशित कैसे हो सकती हैं, वो देखो आप। इसमें देखो एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हो जाता है, जिससे दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। मैं आपको समझाऊं, देखो यहाँ पर एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है। ठीक है, दोनों पर आवेश क्या है, 0 है। दोनों पर आवेश क्या है, 0 है। दोनों उदासीन है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर है। ठीक है, अब इन वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, आपस में संपर्क में लाके वस्तु को आपस में हम रगड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे हम आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन, दोनों में से तुलनात्मक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कौन। ये सवाल होता है कि दो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, दो वस्तुएं हैं, तो इन दोनों वस्तुओं में से इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ेगा और कौन इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा और कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो दोनों में से आप देखोगे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन कमजोर रूप से बंधे हुए होंगे वो वस्तु इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी। जिसमें इलेक्ट्रॉन कमजोर रूप से बंधे होते हैं वो वस्तु इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, और जिसमें मौजूद से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन वो तो नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो मैं मानता हूं पहली वस्तु ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन और दूसरी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो बताओ पहली वस्तु पर क्या होगा, पहली वस्तु पे इलेक्ट्रॉन, पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये हो जाएगी धनावेशित। ठीक है, प्लस का क्यू। और दूसरी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये हो जाएगी ऋण आवेशित। ये दूसरी वस्तु हो जाएगी ऋण आवेशित। ठीक है, तो पहली धनावेशित, दूसरी ऋण आवेशित। दोनों वस्तु कैसी हो गई, दोनों पर आवेश आ गया, एक पे प्लस का क्यू, एक पे माइनस का क्यू, दोनों पर बराबर आएगा आवेश तो। ठीक है, क्योंकि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरे पे चले गए, तो जितनी इस पे कमी आई उतना आवेश प्लस का हो गया, उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा हो गए, उतना आवेश यहाँ पे माइनस का हो गया। इस तरह से दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको कल भी बताया था कि हम बालों में क्या करते हैं, कंघा लेंगे या स्केल लेंगे,
तो बालों में कंगा या स्केल रगड़ने से क्या होता है, स्केल या कंगा जो होता है वो आवेशित हो जाता है। डायग्राम मैंने कल दिखाया था आपको कि बालों से इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं और बालों से इलेक्ट्रॉन ले लिए गए। अब यहां पर आप देखो, ये धनावेश और ऋणावेश के जो पदार्थ हैं उनके बारे में बताया गया है। ये वो पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, ये वो पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो टेबल देखें ध्यान से आप। तो आपने देखा टेबल में एक साइड लिखे हैं धनावेश वाली वस्तुएं और दूसरी साइड है जो वस्तु ऋणावेशित होंगी वो वस्तुएं। तो पहला एग्जांपल है कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। कांच की छड़ ले लो और रेशम का कपड़ा लो, इन दोनों को आपस में हम रगड़ेंगे तो कांच की छड़ जो है इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इसलिए रेशम का कपड़ा हो जाएगा ऋणावेशित और कांच की छड़ हो जाएगी धनावेशित। ठीक है, उसके बाद देखो ऊनी वस्त्र हैं और इसमें रबड़, अंबर और प्लास्टिक ये पदार्थ हैं। ऊनी वस्त्र, प्लास्टिक की कुर्सी से हम समझते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी पर अगर आप बैठोगे और आपने अगर ऊनी वस्त्र पहन रखे हैं और आप प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गए, ठीक है, तो प्लास्टिक की कुर्सी और ऊनी वस्त्र का आपस में बैठे होगे, थोड़ा सा आप प्लास्टिक की कुर्सी को रगड़ेंगे अगर ऊन से, तो क्या होगा, ऊनी वस्त्र हो जाएगा धनावेशित और ऋणावेशित हो जाएगी कुर्सी आपकी। अब ऊनी वस्त्र आपने पहन रखा है तो आपकी वस्तु आपने पहन रखा है, तो आप एक वस्तु हो तो आप पर आवेश हो जाएगा धनावेश। इसका मतलब आपकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन कुर्सी में चले गए, आप हो गए धनावेशित। ठीक है, अब आप जैसे ही खड़े होकर किसी भी व्यक्ति को संपर्क में आओगे, किसी व्यक्ति को स्पर्श करोगे, किसी लोहे को स्पर्श करोगे या धातु को स्पर्श करोगे, तो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी जिसने ऊनी वस्त्र पहन रखे थे धनावेशित हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए कहीं भी टच करते इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी में प्रवेश करेंगे, इसलिए आपको वो हल्का सा झटका, हल्का सा शॉक, हल्का सा करंट लगता है। ठीक है, क्योंकि ऊनी वस्त्र पहनकर अगर आप प्लास्टिक कुर्सी बैठोगे तो आप धनावेशित हो जाओगे और धनावेशित होने के बाद किसी अदर व्यक्ति से या किसी अदर चीज़ से, लोहे की चीज़ से अगर आप संपर्क में लाओगे, इलेक्ट्रॉन फटाफट आपकी बॉडी में ट्रांसफर होंगे। तो ये होता है, सबने महसूस किया है। ठीक है, इसके अलावा देखो सूखे बाल और कंगा। बाल सूखे लेंगे, कंगा ले लो। अब कंगा, प्लास्टिक, बलून वगैरह सब वही आता है। बलून रबड़ का है, प्लास्टिक का कंगा है। स्केल ले लो, कंगा ले लो, स्केल लिख दो, प्लास्टिक का स्केल होना चाहिए। ठीक है, स्केल प्लास्टिक का होना चाहिए, इसलिए लिखा हुआ नहीं है। स्केल और कंगा बालों में रगड़ते हैं अगर हम। ठीक है, तो बाल तो कैसे हो जाएंगे धनावेशित, बालों के इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, कंगा ले गया या स्केल ले गया। ठीक है, अब वो कंगा, अगर आप देखो कंगा या स्केल जो है, अगर इस कंगे या स्केल को छोटे छोटे मिट्टी के कण या छोटे छोटे कागज के टुकड़े, ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े अगर रखे हुए हैं, छोटे छोटे कागज के टुकड़े जो होते हैं या धूल के कण, ठीक है, ये है कागज के टुकड़े, कागज के टुकड़े कह लो या धूल के कण ले लो, एक ही बात है। कागज के टुकड़े होते हैं धनावेशित होते हैं। कागज के टुकड़े कैसे आवेशित होंगे, धनावेशित होते हैं। इसलिए कंगा या स्केल कागज के टुकड़ों को फटाफट से आकर्षित कर लेता है। ठीक है, क्योंकि कंगा, पहले तो आप कंगा या स्केल को बालों से रगड़ो, बालों से रगड़ने के बाद उसको कर लो ऋणावेशित। ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, हो गया ऋणावेशित। और ये जो कागज के टुकड़े होते हैं ये तो होते हैं धनावेशित। और ऋण आवेश और धनावेश में आपको पता है क्या होता है, आकर्षण बल लगेगा। इसलिए स्केल या प्लास्टिक का कंगा इजीली कागज के टुकड़ों को खींच लेता है या धूल के कणों को खींच लेता है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है आपको? इसके अलावा बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़, ये प्रयोग किया था आवेश के बारे में, तब एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल को आपस में रगड़ा था, तो बिल्ली की खाल धनावेशित हो गई और एबोनाइट छड़ ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, अब इन सब में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है,
कौन सी वस्तु धनावेशित होगी, कौन सी वस्तु ऋणावेशित? तो हम कहेंगे धनावेशित होती है जो कठोर वस्तु होती है, ध्यान समझना। और ऋणावेशित जो होगी, सॉरी कठोर तो आपके इधर आएगा, धनावेशित कौन सी वस्तु होगी? जो कोमल होगी। दो तरह की वस्तुएं हैं, कोमल मतलब सॉफ्ट और कठोर मतलब हार्ड। तो आप समझ सकते हैं कि सॉफ्ट या कोमल वस्तु और कठोर वस्तु में से इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ेगा? जो कोमल होगा, सॉफ्ट होगा। तो ये सब सॉफ्ट चीजें, देखो ऊनी वस्त्र है, सूखे बाल है, बिल्ली खा ले, ये सॉफ्ट चीजें होती हैं, कोमल चीजें होती हैं। इनके ऊपर हार्ड चीजों को रगड़कर इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल जरूर आप इसको अलग कर दोगे, कौन सा? ये आपका कांच की छड़ और रेशम का जो कपड़ा है, इसमें आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे। बाकी इनमें आप कह सकते हो ये कैसी हैं? सॉफ्ट है। ठीक है, और ये सब चीजें कैसी हैं? प्लास्टिक हो, रबड़ हो, ये सब हार्ड है। स्केल ले लो, कंगा ले लो, है ना, छड़ ले लो, एबोनाइट की, रबड़, एम्बर, प्लास्टिक, कुर्सी ले लो, प्लास्टिक की कुर्सी ले, कंगा ले रहे हैं, स्केल ले रहे हैं, ये सब चीज़ें कैसी हैं? हार्ड हैं। और बाल ले लो, खाल ले लो, फर ले लो, ऊन ले लो, ये सब चीज़ें कैसी हैं? सॉफ्ट है। ठीक है, तो जो सॉफ्ट होती है उन पे धनावेश, जो हार्ड होती है उन पे ऋणावेश। वो थोड़ी हार्ड थोड़ी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, जो सॉफ्ट होगी वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी। क्लियर है यहाँ तक? तो कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा एक आपको अलग से उदाहरण रखना पड़ेगा। ये भी आवेश के प्रयोग में जो प्रयोग किए गए थे उनमें काम में लिया गया था। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको छोड़कर बाकी आपको याद करने पड़ेंगे। राइट, तो क्या आपको घर्षण की जो विधि है वो क्लियर है कि घर्षण से हम क्या कर सकते हैं? वस्तु को आसानी से आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम वस्तु को घर्षण द्वारा वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, तो आवेशन की और विधि क्या है? और कौन सी विधि से वस्तु को आवेशित किया सकता है? तो वो है चालन। अगली जो विधि है वो है चालन। ठीक है, चालन को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन। अब चालन या कंडक्शन क्या होता है समझ लो, फिर बाद में पढ़ लेंगे। इसमें देखो आप, एक वस्तु ये है, ये वस्तु आवेशित है। ठीक है, ये वस्तु आवेशित है, एक वस्तु फर्स्ट वस्तु आवेशित है, और ये दूसरी वस्तु है ये निरावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसका आवेश क्या हो गया? जीरो। ठीक है, अब ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, दोनों को आपस में संपर्क में रख दिया, संपर्क में। तो संपर्क में रखेंगे तो क्या होगा? पहली वस्तु से आवेश निकलकर दूसरी पर चला जाएगा भी, ये आवेशित है, ये निरावेशित है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा, जब हम प्लास्टिक की कुर्सी उठकर किसी अन्य व्यक्ति को या किसी लोहे की चीज को संपर्क में करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि आपने स्पर्श किया। ठीक है, कांटेक्ट किया। तो कंडक्शन जब होता है जब दो वस्तुएं संपर्क में हों। इसमें क्या होना जरूरी है? संपर्क होना जरूरी है। ठीक है, तो संपर्क में रखकर अगर आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरण कर सकते हैं, तो इसी को कहते हैं चालन विधि। अब हमने क्या किया? संपर्क में रख दिया। तो इस पर सपोज करें पहले आवेश था +Q। ठीक है, इस पर आवेश 0 था, अब ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा? इस पर आवेश हो जाएगा Q1 और इस पर आवेश हो जाएगा Q2। आएगा प्लस का ही, क्योंकि प्लस का आवेश था, यही आवेश उधर जाएगा, दोनों प्लस के होंगे। ठीक है, और यदि ध्यान देना इस बात पे, यदि वस्तुएं, ये दोनों वस्तुएं, एक और दो, दोनों वस्तुएं समरूप हैं। समरूप का मतलब समझते हो? एक रूप की, एक जैसी, मतलब एक ही आकार की। यदि वस्तुएं समरूप हैं तो, एक जैसी वस्तुएं हैं तो ये Q1 और Q2 दोनों बराबर होंगे, दोनों पर आवेश बराबर होगा। मैंने फिलहाल लिखा है Q1 Q2, क्योंकि वस्तु अगर छोटी बड़ी हो गई, छोटी बड़ी वस्तु हो गई तो अलग अलग आवेश आएगा, मगर वस्तुएं अगर बराबर साइज की हैं तो दोनों पर आवेश आएगा बराबर, और वो इस आवेश का आधा आधा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना। वस्तुएं जनरली आपको समरूप ही दी जाएगी, तो आवेश क्या होता है? जितना आवेश दोनों में से किसी के पास जो भी था, या दोनों का मिलाकर आवेश जो होगा वो हो जाएगा आधा आधा दोनों वस्तुओं पर। ठीक है, दोनों वस्तु पर क्या हो जाएगा? आवेश आधा आधा हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि दोनों वस्तु समरूप हैं। तो मोस्टली आपको ये केस मिलेगा। Q आवेश था, संपर्क में रखने के बाद इसके पास भी क्या बचा? इसके पास बचा Q/2। इसने अपना Q/2 इसको ट्रांसफर कर दिया। इस विधि को कहते हैं चालन विधि। तो ध्यान से पढ़ें, दो वस्तुओं को संपर्कित करने पर, दो वस्तुओं को
संपर्कित करने पर आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया चालन कहलाती है। आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया चालन कहलाती है। ठीक है, यदि एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन की एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण के कारण अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। ठीक है, भी अनावेशित थी आवेशित हो गई। आवेशित वस्तु में कुछ आवेश की कमी आ जाती है, ये पहले Q था, कमी आ गई। ठीक है, यह कमी अनावेशित वस्तु द्वारा प्राप्त किए गए आवेश के तुल्य होती है। इसमें जितनी कमी आई वो आवेश इसने ले लिया। ठीक है, अगर ये वस्तु अलग अलग आवेश की होती तो मैं लिख सकता था, देखो Q1 को क्या लिखूंगा अभी, Q1 को और Q2 को मैं क्या लिखूं, देखो इसको मैं लिखूं Q1, इस पर आवेश क्या था शुरू में Q, तो Q1 की वैल्यू होगी Q माइनस Q, इससे आवेश निकल गए, और Q2 की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल q। ये कब होता, जब वस्तुएं अलग अलग आकार की होती हैं। तो कह रहे हैं ना, आवेशित वस्तु में कुछ आवेश की कमी आएगी, तो कितनी कमी आई, -Q की, और यह कमी अनावेशित वस्तु पर चली गई, तो यहाँ कम हुआ और यहाँ जुड़ गया वो, यहाँ से तो कम हुआ मगर यहाँ पे वो उपस्थित है। और यदि वस्तुएं समरूप है तो दोनों पर आवेश कैसा होगा, बराबर बराबर। फिर ये जो माइनस होगा ये Q/2 हो जाएगा। ठीक है, यदि वस्तु समरूप है तो स्मॉल q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/2, तो Q माइनस Q/2, Q/2 बचेगा और यहाँ भी Q/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये विधि आसान विधि है, संपर्क में रखने से आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सबको पता है, आराम से हम इसको कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अगली नेक्स्ट थर्ड विधि पर। तो आप आवेशन की 3 विधियां टोटल है। पहली विधि हमने पढ़ी घर्षण, दूसरी विधि हमने पढ़ी चालन, अब तीसरी विधि का नाम है यहाँ पर, वो है स्थिर विद्युत प्रेरण। प्रेरण वाली जो विधि है ये हमें समझनी पड़ेगी, स्थिर विद्युत प्रेरण क्या होता है। ठीक है, इसमें ध्यान से समझना, स्थिर विद्युत प्रेरण और चालन में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो क्या है कि चालन में तो हमने लिखा संपर्क, और यहाँ लिखोगे बिना संपर्क, संपर्क के बिना। ठीक है, संपर्क में रखोगे तो चालन हो जाएगा, संपर्क के बिना। तो बिना संपर्क में लाए अगर किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं तो उस विधि को कहते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण। राइट, संपर्क में नहीं आएगा तो इसका मतलब पहली वस्तु का आवेश डिस्टर्ब नहीं होगा, पहली वस्तु में से कोई आवेश दूसरी वस्तु पर जाएगा ही नहीं, तो पहली वस्तु का आवेश अपरिवर्तन रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा, घटेगा नहीं, ना बढ़ेगा, वही रहेगा। ठीक है, तो बिना पहली वस्तु से आवेश लिए दूसरी वस्तु को आवेशित कैसे कर सकते हैं, उस विधि को कहते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखना बेटा, पहले लाइन पढ़ लेते हैं कुछ कुछ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। यदि एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु के पास ले जाया जाए, ठीक है, ले जाए गए, तो वह उदासीन वस्तु के विपरीत आवेशों को आकर्षित एवं समान आवेशों को प्रतिकर्षित करती है। तो क्या करेगी, उदासीन वस्तु जो है, ठीक है, उदासीन वस्तु देख लो, चलो एक आवेशित वस्तु हमने ली, ये आवेशित वस्तु है फर्स्ट, ठीक है, ये प्लस ले लिया मैंने, क्या आवेश लिया था हमने, प्लस का Q, ठीक है, और ये प्लस का Q है, इसके पास में एक वस्तु अन्य वस्तु लिया होगे 2, जो कैसी होगी, 0 आवेशित, मतलब अनावेशित वस्तु। ठीक है, पहली वस्तु तो आवेशित है मगर दूसरी कैसी है, उदासीन है, यहां हम कह सकते हैं अनावेशित है। ठीक है, अब क्या होगा, जब आवेशित वस्तु के पास किसी उदासीन वस्तु को रखा जाएगा तो क्या होगा, ये आवेशित वस्तु है। ठीक है, उदासीन का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। ऐसा नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, उनकी संख्या भी है मगर वो बराबर है। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के पास में रखोगे तो ये जो धनावेश है, ये धनावेश जो होगा ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। ठीक है, और ये आकर्षित कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा धनावेशित। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। जब एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लाया जाए तो उदासीन वस्तु के विपरीत आवेशों को
इसके विपरीत आवेश कौन सा था, माइनस, उसका आकर्षण हुआ। और समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। इनमें तो क्या होगा, आकर्षण, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और यहाँ पर होगा प्रतिकर्षण, इसलिए प्लस प्लस से प्रतिकर्षण होगा, इसलिए प्लस दूर हो गया, माइनस पास आ गया। ठीक है, पहले माइनस प्लस दोनों साथ थे, अब माइनस इधर आकर्षित हो गया, प्लस प्रतिकर्षित हो गया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब परिणाम स्वरूप उदासीन वस्तु की एक सतह ऋणावेशित और दूसरी सतह धनावेशित हो जाती है, दिख रहा है। ठीक है, ये जो प्रभाव आपको दिख रहा है ये कहलाता है स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाता है। ठीक है, अब प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं, वो 4 स्टेप्स में चलेगा, 4 क्रमागत पदों में। तो पहला पद तो ये है, पद 1 कि आप आवेशित वस्तु के पास में दूसरी निरावेशित वस्तु लाके रख दोगे, उदासीन वस्तु लाके रख देंगे। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या किया, पहली वस्तु ऐसे कैसे ही लिखी हुई है, पड़ी हुई है, रखी हुई है यहाँ पर, इस पर आवेश तो क्या है, प्लस का क्यू। 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आवेश आ गया, ये आवेश यहाँ पर क्या हुआ, शिफ्ट हुआ है, माइनस प्लस था, इधर उधर हो गया, वस्तु पर आवेश पहले भी 0 था, अभी भी देखोगे तो माइनस का क्यू, इस साइड माइनस का क्यू है, इस साइड प्लस का क्यू है, टोटल आवेश अभी भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो पास में रखने से वस्तुएं आवेशित नहीं होगी, केवल रखने से आवेशित नहीं होगी, इसलिए 4 पदों में चलेगा। कितने पदों में, 4 पदों में। तो पहला पद तो हमने लाके रखना, पास में लाके रखना, पहला स्टेप है। अब दूसरे स्टेप में क्या है कि यहाँ पे माइनस था, आपको पता है, यहाँ पे प्लस था दूसरी वस्तु में। ठीक है, तो ये दूसरी वस्तु, ये पहली वस्तु। तो दूसरे पद में क्या करना है, ये क्या किया, देखो ये किसका साइन है, कोई बता सकता है किसका साइन इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, ये साइन है भू संपर्क। यहाँ पर क्या किया कि जो दूसरी वस्तु है इसका बाहरी किनारा भू संपर्कित किया गया। ठीक है, बाहरी किनारा क्या किया गया, भू संपर्कित किया गया। तो जैसे ही भू संपर्कित करते हैं, भू संपर्कित मतलब अर्थिंग, समझ गया। अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग क्यों करते हैं कि हमारे पास जो भी आवेश हो, अधिक आवेश हो, ओवरचार्ज हो या अधिक हो, अपन कह रहे हैं आवेश जो भी होगा, वो आवेश जमीन में चला जाता है। तो आवेश को जमीन में भेजना कहलाता है भू संपर्क। ठीक है, इसलिए घरों में भी आपने देखो, घरों में जो स्विच होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस का, एक माइनस का, और एक होता है न्यूट्रल, जिसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग या अर्थिंग। ठीक है, तो सब में आप सबने देखा होगा 3 पिन होती है, जो पिन जो मोटी वाली होती है, बड़ी वाली, वो भू संपर्क के लिए होती है। आपका जो भी यंत्र आप घर में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर वो ज़्यादा आवेशित हो जाता है, एक्स्ट्रा उस पर आवेश आ जाता है, तो जो बड़ी पिन जो होती है ऊपर वाली तीसरी पिन, उसके थ्रू वो ग्राउंड में चला जाता है, ज़मीन में चला जाता है बाहर। ठीक है, और ज़मीन का विभव 0 होता है, ज़मीन का जो ग्रहण क्षमता होती है वो अनंत होती है, उसको कितने आवेश दो वो आराम से ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ज़मीन से संपर्क करके धनावेश ज़मीन में ट्रांसफ़र कर दिया, जो भी आवेश होगा वो अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र हो गया। अब ये ट्रांसफ़र हो गया तो बताओ, तो सेकेंड ट्रांसफ़र होने के बाद आप देख रहे हो कि दूसरी वस्तु पर आवेश कैसा होगा। अब स्टेप 3 देखना, पहली वस्तु ये थी, पहली वस्तु, ठीक है, और ये है दूसरी वस्तु। अब दूसरी स्टेप पद 2 में तो आपने भू संपर्क किया, और पद 2 में जब आप भू संपर्क करोगे तो आवेश क्या होगा, धनावेश जो है निकल कर कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो इसकी जो दूसरी सतह है, दूसरी सतह जो होती है वो निरावेशित हो जाएगी। सेकंड सतह क्या हो जाएगी, निरावेशित। अब बचेगा आवेश केवल यहाँ पर, इस पर तो सेम है। अच्छा, पहली वस्तु का आवेश में कोई डिस्टरबेंस नहीं है अभी तक, वो प्लस का क्यू तो प्लस का क्यू ही है, माइनस का होता तो माइनस का ही रहता है, प्लस का है तो प्लस का रहेगा। ठीक है, उधर देखो आप, यहाँ पर आवेश आ गया था माइनस का क्यू प्लस का क्यू, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। हमने क्या किया, भू संपर्क करके प्लस क्यू को बाहर निकाल दिया, इस पर क्या बचा, अब इसमें बचा माइनस का क्यू। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में इसको कहते हैं पद 3। पद 3 में क्या किया, पद 3 में दूसरी सतह हो गई निरावेशित। अब ये वाली सतह देखो, इस पे आवेश क्या है, 0 है ना, इसका धनावेश कहाँ गया, इसका धनावेश चला गया पृथ्वी में। ठीक है, आवेश अगर भू संपर्कित करोगे तो आवेश 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। ठीक है, किसी भी आवेशित वस्तु को भू संपर्कित कर दो अगर उसके आवेश को 0 करना हो तो। बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में कई बार काम आएगी।
किसी का भी आवेश अगर जीरो करना हो तो उसको जमीन से संपर्क में लिया हो, उसका सारा आवेश जमीन में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो Q बराबर क्या हो गया 0। अब ये थर्ड स्टेप है। तो पहले स्टेप में निरावेशित वस्तु को पास रखा, दूसरे स्टेप में भूसंपर्कित किया, तीसरे स्टेप में भूसंपर्क हटा दिया गया। तीसरे पद में देख रहे हो भूसंपर्क हटा दिया गया है। ठीक है, और चौथे पद में आप देखोगे ना तो इस पहली जो आवेशित वस्तु थी इसको हटा दोगे आप, तो आपके पास क्या बचेगी, केवल दूसरी वस्तु। पहली वस्तु को हटा दिया, अब दूसरी वस्तु पर जो माइनस का आवेश था वो समरूप समान रूप से पूरी वस्तु पर फैल जाएगा। दूसरी वस्तु का जो माइनस का आवेश दिख रहा था आपको, जैसे इस पहली वस्तु को हटाएंगे हम तो इसका जो आकर्षण था, वो आकर्षण जो था, जिस आकर्षण की वजह से माइनस आवेश यहाँ टिका हुआ था, इस वस्तु को हटाते ही आकर्षण खत्म हो जाएगा और ये माइनस आवेश पूरी वस्तु पर समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, इस तरह से दूसरी वस्तु पर क्या आवेश आ गया, माइनस का क्यों, और पहली वस्तु का आवेश देख लो, पहली अब इस वस्तु को यहाँ पास में लाकर रखकर और यहाँ से हटा दिया गया, तो इसके आवेश को छेड़ा भी नहीं है, इसके आवेश को हमने टच भी नहीं किया, इसके आवेश को डिस्टर्ब भी नहीं किया। ठीक है, और इसके आवेश को बिना डिस्टर्ब किए हमारे पास दूसरी वस्तु जो उदासीन थी उस पर आवेश आ चुका है माइनस का Q। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रक्रिया जिसमें कहते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण। ठीक है, अब इसमें एक सूत्र जरूर लिखें, यह है आपका पद 4, पद 4 यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, अब इसमें एक सूत्र जरूर मैं बताऊंगा आपको कि जो प्रेरित आवेश होता है, जो दूसरी वस्तु पर जो आवेश प्रेरित हुआ है, इसके लिए लिखेंगे हम प्रेरित आवेश। जो प्रेरित आवेश मिला आपको Q डैश कह लो, ये होगा माइनस का Q जो दिया जाता है आवेश, दिया गया आवेश है ये माइनस Q दिया, जो दिया था। ठीक है, यहाँ आवेशित के लिए लिख देते हैं हम। प्रेरित आवेश किस पर आएगा, उदासीन पर, तो मैं आवेश के आगे उदासीन और आवेशित वस्तु लिख देता हूँ Q। उदासीन पे जो आवेश आने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ, उदासीन पर। ठीक है, ये आएगा माइनस Q, ये जो आपको आवेशित पर दिया गया आवेश था, जो आवेशित। ठीक है, इसके अलावा इसमें आएगा 1 माइनस 1/K, ये सूत्र होता है इसका। ठीक है, उदासीन को मैं 2 भी कह सकता हूँ। Q2 क्या होगा, माइनस Q1, जो फर्स्ट बॉडी का आवेश था माइनस Q1 था, जो माइनस लगाएंगे उसके आगे Q1 फर्स्ट बॉडी का आवेश, साथ में आ जाएगा 1 माइनस 1/K, ये सूत्र हम कह सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरी वस्तु पर आवेश आएगा वो पहली वस्तु के आवेश के ऋणात्मक चिन्ह का होगा, ऋणात्मक प्रकृति का होगा, विपरीत प्रकृति का होगा। ठीक है, जैसा आपने देखा कि पहली वस्तु पर आवेश कैसा था, प्लस का, तो दूसरी पे लास्ट में क्या आया, माइनस का। ये प्लस का दिया था तो इस पे क्या प्रेरित हुआ, माइनस का। तो हमेशा प्रेरित आवेश विपरीत प्रकृति का होता है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे क्या प्रेरण हो जाता है, यहाँ हो जाता प्लस का आवेश। ठीक है, तो विपरीत चिन्ह का आवेश हमेशा प्रेरित होता है। अब आप पूछोगे सर ये तो लिख दिया, चलो माइनस चिन्ह तो समझ में आ गया, ये K क्या है, K के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो K कहलाता है परावैद्युतांक। K कहलाता है परावैद्युतांक। ठीक है, और इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता। ये आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे, सापेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, सापेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। K परावैद्युतांक कहलाता है, सापेक्ष विद्युतशीलता। अच्छा, K के अलावा इसका एक शब्द और है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, इसको कहते हैं, ये एक सिंबल और है इसका, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो K भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, ये आपको आगे अगले वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप देखो ये फॉर्मूला होता है प्रेरित आवेश का। अब हमारे पास जो वस्तुएं थी, जो पहली वस्तु है वो दूसरी वस्तु है, वो दोनों वस्तुएं कैसी थी, चालक थी। तो अगर वस्तु चालक है, यदि चालक वस्तु दी गई है, यदि चालक वस्तु है, ठीक है, तो K की वैल्यू अनंत होती है। चालक वस्तु के लिए, धातु के लिए K की वैल्यू अनंत होती है। वैल्यू भी आपको समझ में आ जाएगी क्या होता है, सबसे आगे अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू काम में ले रहा हूँ, वो क्या है, K इक्वल्स टू अनंत। तो अगर चालक वस्तुएं थी, दोनों वस्तुएं चालक थी, एक उदासीन थी, एक जो आवेशित थी, तो Q2 का जो मान आएगा वो आएगा माइनस Q1
1 माइनस 1 अपॉन अनंत, और 1 बटा अनंत क्या होता है, 0 होता है। तो Q2 की वैल्यू आ गई माइनस का Q1। 1 बटा अनंत 0 होता है तो माइनस Q1, Q2 बराबर क्या होगा, माइनस Q1। ठीक है, इसीलिए Q2 का मान हमने लिखा, जो Q2 हमें दूसरी वस्तु पर मिला वो था माइनस, और Q1 की वैल्यू कितनी है बताओ, Q2 बराबर माइनस Q1 लिखा मैंने। Q2 बराबर माइनस Q1 लिखा, तो मुझे Q2 की वैल्यू चाहिए माइनस, और Q1 क्या था, प्लस का Q था, इसलिए दूसरी वस्तु पर आवेश कैसा आया, माइनस का Q आया। दूसरी वस्तु पर आवेश क्या होगा, माइनस का Q। ठीक है, ये है तीसरी विधि, आवेशन की तीसरी विधि। पहली पढ़ी हमने घर्षण, दूसरी पढ़ी हमने चालन, और तीसरी है प्रेरण। ठीक है, अब लास्ट में एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो, हमने घर्षण विधि पढ़ ली है, हमने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ लिया है, तो एक न्यूमेरिकल आप लास्ट में देखो। एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ते हैं, पॉलीथीन मतलब प्लास्टिक हो गया, ऊन। ठीक है, ऊन से रगड़ने पर इस पर 3.2 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कितना आवेश उत्पन्न होगा, 3.2 × 10⁻⁷ का, किस पर, पॉलीथीन पर। पॉलीथीन को ऊन से रगड़ने पर इतना ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जरूर घर्षण विधि द्वारा ये वस्तुओं को आवेशित किया गया है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की संख्या निकालनी है, तो संख्या तो आपको पता है n होता है, n बराबर क्या होता है, Q/E। ठीक है, तो ये संख्या आराम से निकाल सकते हैं। आवेश कितना दिया है, 3.2 × 10⁻⁷, और E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जरूर नहीं आप न्यूमेरिकल साथ साथ पढ़ो, हाथों हाथ देखो। आप न्यूमेरिकल पढ़ो, पॉज करो वीडियो, 2 मिनट के लिए आप अपने आप पहले सॉल्व करो, खुद से करो। सॉल्व होता है अच्छी बात है, आंसर निकाल लो, फिर वापस इस वीडियो को प्ले करके इसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो संख्या निकालनी है, तो n का मान क्या होगा, ये आ जाएगा 2 × -7 से -9, 19 काट देंगे तो माइनस का 12 बचेगा, ये 12 ऊपर ले गए तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, ये संख्या है 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए। ठीक है, ये संख्या है इलेक्ट्रॉन की। अब ये कहाँ से कहाँ स्थानांतरित होंगे, तो आपको पता है कि पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋणावेश आया, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से ट्रांसफर हो जाएंगे पॉलीथीन पर। ठीक है, इसके अलावा आपको बोला है सेकंड पार्ट में कि पॉलीथीन द्वारा प्राप्त किया गया द्रव्यमान, पॉलीथीन के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आएगा। तो प्राप्त किया गया द्रव्यमान अगर हमें चाहिए तो डेल्टा m से नोट करते हैं। हल्का सा द्रव्यमान पॉलीथीन का बढ़ेगा क्योंकि उस पर 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो द्रव्यमान अगर आपको चाहिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है उससे गुणा कर दोगे। 2 इलेक्ट्रॉन जाते तो 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ता है, 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पॉलीथीन पर आ जाएगा। तो द्रव्यमान कितना आएगा, देखो डेल्टा m, संख्या लिखिए 2 × 10⁻12, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, तो द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 × 2 मल्टीप्लाई करने तो क्या होगा, 18.2 आ जाएगा। 18.2 इंटू, अब ये 12 और 31 काट दें अगर हम, तो 12 और 31 काट देंगे तो क्या बचेगा बताओ, 31 में से 12 गए तो यहाँ पर बचेगा 10⁻31 में से 11 चले जाते तो 20 बचता, एक और चला गया तो यहाँ पर 19 बचेगा, -19 किलोग्राम। ठीक है, तो जो पॉलीथीन में जो द्रव्यमान में बढ़ोतरी हुई वो कह सकते हैं उसका मान क्या होगा, डेल्टा m 18.2 × 10⁻19 किलोग्राम। हालांकि द्रव्यमान बहुत कम है, नगण्य द्रव्यमान है। ऐसा नहीं कि पॉलीथीन का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जो द्रव्यमान बड़ा है वो नगण्य है। ठीक है, फिर भी आपसे पूछा था द्रव्यमान ज्ञात करो, तो हमने द्रव्यमान का मान ज्ञात कर लिया। राइट, तो हमने इस वीडियो में, आज के वीडियो में हमने पढ़ा आवेशन की विधियां, जो 3 विधि थी, और आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित सवाल। ठीक है, अब अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।